नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत करी थी। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने सबसे पहले किसका सिद्धांत पढ़ा था? वीसी मिश्रा का पढ़ा था कि राजस्थान के सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण किसने करा और कितने भागों में बांटा था? वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था राजस्थान को। उसके बाद में हमने किसको पढ़ा? रामचंद्र लोचन को। किसको पढ़ा था? आरसी लोचन को। उसके रामचंद्र लोचन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? देखो, इन्होंने 2 तो वृहद प्रदेशों में बांटा था, 4 मध्यम में बांटा था और 12 उपभागों में बांटा था। इसके बाद में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत कर दी। राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। और उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत किसकी करी थी? अरावली की करी थी। किसकी करी थी? अरावली की। और अरावली को हमने लगभग समाप्त कर दिया है। कितनी क्लासों में? 9 क्लासें ली है हमने। कितने? 9 क्लासों में पूरा आरएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी राजस्थान ज्योग्राफी में हमने अरावली को समाप्त कर दिया साथियों। और आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी? थार के मरुस्थल की। किसकी शुरुआत करेंगे? थार के मरुस्थल की। देखो, थार के मरुस्थल में क्या है भाई? थार के मरुस्थल की परिभाषा क्या है? अवशेष किसका है? ये विस्तार किसका है? ढाल कितना है इसका? लंबाई कितनी है इसकी? चौड़ाई कितनी है इसकी? ये सारी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भाई थार के मरुस्थल की दिशा क्या है, किस कारण से थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली झीलें खारी है, राजस्थान के पश्चिम में ही खारी झीलें क्यों पाई जाती है, क्या कारण है कि नदियां राजस्थान के पश्चिम में जाती ही खारी हो जाती है। इन बातों का आज की क्लास में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से सारा मरुस्थल का विस्तार हुआ था हमारे राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर। कि भाई भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो थार का मरुस्थल है वो कौन से राज्य में है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। ना हम किसी भी चीज को छोड़ने वाले हैं और ना हम इसके बारे में। और ये एक और चीज है साथियों कि अगर आप आरएस की आंसर राइटिंग करना चाहते हो या कि राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आप उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा वो ऐसे मानते हो आप अपने आप को कि नहीं सर मेरे को तो बिल्कुल आरएस के क्वेश्चन भी चाहिए कि भाई मेरे को ये ऐसे बताओ, तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन लिखा दूंगा पहले अरावली के। या हम जब भौतिक प्रदेश समाप्त हो जाएंगे तब इनके 4-5 क्वेश्चन भौतिक प्रदेश इसके मरुस्थल के और 4-5 क्वेश्चन अरावली के और पूर्वी मैदान के और दक्षिण पश्चिमी पठार के, हम सारे के सारे इनके क्वेश्चन हम लिखेंगे एक एक क्वेश्चन को। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस नंबर पे या इस व्हाट्सएप पे आप अपना आंसर लिख के हमें भेजे जरूर ताकि हम आपको रिव्यू दे सके। तो आपको अब तक की अरावली की क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई या आपने ये बाकी रख दिया। मुझे जहां तक पता है कि मैंने पूरा 100% भाई जितना अरावली हो सकता है उसमें पूरा का पूरा अरावली आपको करवा दिया है। और आज की क्लास में जब हम थार का मरुस्थल पढ़ेंगे तो इसके बाद में थार के मरुस्थल में भी आपके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। मतलब पूरा थार का मरुस्थल का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें सारी चीजें एक एक बेसिक से बेसिक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज को मैं आपको क्वेश्चन बनाकर समझाऊंगा कि भाई अगर खारी जिले हैं तो क्या कारण है कि भाई राजस्थान में खारी जिला है, क्या कारण है, मतलब कैसे 33 सागर का अवशेष थार का मरुस्थल है। इसके सारे जवाबों का हम आंसर जानने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में साथियों। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपने वीडियो को शुरुआत कर दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें साथियों। बस एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार पूरा वीडियो देखें और उसके बाद में आप डिसाइड करें कि भाई आपको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर आपको चैनल पसंद आता है या आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों। सब्सक्राइब करने से आगे आपकी कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता साथियों। ये सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। पूरा फाउंडेशन बैच है साथियों। ये क्या है? ये पूरा फाउंडेशन बैच है। मतलब पूरी ज्योग्राफी जो आरएस की है साथियों, पूरी, मतलब आज के बाद में अगर आरएस का भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें भी एक भी टॉपिक इसमें मैं आपका नहीं छोड़ने वाला हूं। मतलब और पूरा विस्तृत डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा। आप बोलोगे तो मैं आरएस के सिलेबस की एक बार आपको कॉपी एक दिन दिखा दूंगा, उसमें कौन से टॉपिक दे रखे हैं वो बता दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। आप कहीं से मिलान कर लेना साथियों। आपने किताबें पढ़ी होगी, आपने नोट्स पढ़े होंगे, जितना मैंने अरावली पढ़ा है आप अरावली को उससे मिलान कर लेना एक बार।
मेरा एक बार बस आपसे निवेदन है कि एक बार आप पौरावली की पूरी क्लास से देखें, और उसके बाद में आपने जहां से भी पढ़ा है, आपने भले किसी की भी कोचिंग करी हो, चाहे कोई सी भी कोचिंग में करी हो, आप एक बार नोट्स मिला के देख लेना कि भाई जो सर ने लिखा है और जो जिस तरीके से सर ने बनवाए हैं वैसे अगर किसी ने बनाए हैं तो आप बता देना। एक एक चीज में आपकी कोई भी चीज बाकी नहीं रख रहा हूं। तो अब हम शुरुआत करते हैं किसके, थार की मरुस्थल की, और इसके एक एक क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई थार के मरुस्थल की परिभाषा क्या है, मतलब क्या है मरुस्थल, क्या होता है। भाई अगर हम बात करें, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आता होगा ना कि मरुस्थल है क्या आखिर में। अगर हम बात करें मरुस्थल क्या है, किसका अवशेष है भाई मरुस्थल, अगर हम बात करें, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई मरुस्थल का विस्तार कौन सा है, ढाल क्या है। देखो, शुरुआत कर दी थी हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आज थार मरुस्थल की, किसकी कर दी थी, थार मरुस्थल की। अब देखो, थार मरुस्थल में हम सारे के सारे आपके जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि भाई थार के मरुस्थल की परिभाषा क्या है। परिभाषा मतलब थार का मरुस्थल है क्या, ये किसका अवशेष है, अवशेष, कि भाई ये अवशेष किसका है। इसके बाद में हम बात करें कि भाई थार का मरुस्थल विस्तार किसका है, विस्तार किसका है, इसकी लंबाई कितनी है, क्या इसके लंबाई कितनी है, ये सारे क्वेश्चन। और इसके बाद में हम इसका ढाल, ढाल भी पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी चौड़ाई, देखो लंबाई कितनी है इसकी, चौड़ाई, चौड़ाई, ढाल, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई इसकी दिशा क्या है, थार के मरुस्थल की दिशा, कि भाई कौन सी दिशा में फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि भाई अगर हम परिभाषा की बात करें तो थार का मरुस्थल है क्या, कि भाई ऐसी कोई भूमि है जो अनउपजाऊ हो जाती है, मतलब कि पहले तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी और अचानक वो अब मतलब उसमें फसल होना बंद हो जाए, मतलब उसमें कृषि होना बंद हो जाए, या उसमें आप कितना भी खाद डाल दो, उर्वरक डाल दो, आप जो उसमें कर सकते हो वो सारी चीजें डाल दो, उसके बावजूद भी उसमें फसल नहीं उगे, मतलब कोई भूमि है, माना कि ये आपका खेत है, देखो ये खेत है, पहले इसमें अच्छे से फसल हो रही थी, सब कुछ उग रहा था आपका, फिर आप क्या हुआ, अचानक से इसमें फसल उगना बंद हो गई, मतलब भूमि अपनी जो उर्वरकता होती है ना उसको खोना बंद कर दे, मतलब खो देती है। तो उर्वरकता को खो देती है, उसके बाद में आप चाहे इसमें कितने भी उर्वरक डालो, चाहे रासायनिक पदार्थ कुछ भी डालो, ताकि कुछ भी डालो, उसके बावजूद भी इसमें कुछ भी बोया हुआ उगता नहीं है, मतलब ये अनुपजाऊ हो जाती है, क्या हो जाती है, अन उपजाऊ, है ना, उपजाऊ हो जाती है। तो वो भूमि क्या कहलाती है, मरुस्थल, मरुस्थल मतलब मरुस्थली भूमि कहलाती है, मतलब वो खराब हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो एक वैज्ञानिक हुए अबुर विले, कौन हुए थे, अबुर विले। तो देखो आरएस में जब आप इसकी परिभाषा लिखोगे ना तो आपको ये नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखना है, नाम, या आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अबुर विले ने थार के मरुस्थल के संबंध में कौन सी परिभाषा दी, या परिभाषा देकर वैज्ञानिक का नाम पूछ लेंगे तो इसने क्या कहा। देखो, भूमि के भूमि के अनुपजाऊ उप अन अन उपजाऊ अनुपजाऊ पन को ही मरुस्थलीकरण 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 कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी, अबुर अबुर विले, विले के अनुसार, अबुर विले के अनुसार ये परिभाषा किसने दी थी, अबुर विले के अनुसार। अब आप बात करोगे भाई थार जो थार का मरुस्थल है वो अवशेष किसका है, तो आपको यह पता है कि थार का मरुस्थल अवशेष किसका है, टेथिस सागर का अवशेष है। किसका है, टेथिस टेथिस सागर का
अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। अब देखो कि भाई ये विस्तार किसका है? ये सहारा मरुस्थल का विस्तार है। किसका विस्तार है? ये सहारा मरुस्थल। ये आपको सैन्य दिख रहा होगा, है ना? ये है सहारा मरुस्थल का विस्तार है। कौन? थार का मरुस्थल। अगर हम बात करें कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। कितनी है? 640 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें कि भाई थार के मरुस्थल की चौड़ाई कितनी है, तो 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। अगर हम इसके ढाल की बात करें कि भाई इसका ढाल कितने मीटर का है, तो इसका ढाल है 200 से 250 मीटर का। कितना है? 200 से 250 मीटर का। अब देखो कि भाई जब थार के मरुस्थल में रेत चलती है, मतलब हवा चलती है, उसके बाद में जब वो रेत चलती है ना उड़ के, तो वो क्या करती है? ऐसे ऐसे उसको ऊपर चढ़ाती जाती है। ये रेत चल रही है, वापस ये आगे जाएगी, ऐसे इस प्रकार से ये ऊपर चढ़ता जाता है। तो इस प्रकार इसकी ढाल कितना बन जाता है? इसका ढाल बन जाता है 200 से 250 मीटर। कितना बन जाता है ढाल? 200 से 250 मीटर। ये इसका क्या हो जाता है? ढाल। जब थार के मरुस्थल में, जब थार का मरुस्थल ये रेगिस्तान है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे दोहरे बनते जाते हैं। तो दोहरे जब बार बार जब मिट्टी एक की तरफ एक ही दिशा में लेके जाती है मिट्टी इनको, भाई जब वहां पर हवा उड़ती है तो मिट्टी एक ही दिशा में लेके जाती रहती है। तो लेके जाती है तो वो क्या होती है? भूमि जो मिट्टी वो क्या आती है? ऊपर उठती जाती है। ऐसे बार बार ये रेत यहाँ आती जाती है, फिर ये क्या करती है? इसको ऊपर उठाती जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि थार के मरुस्थल का ढाल कितना है, तो कितना हो गया? ये 200 से 250 मीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर, लंबाई 640 किलोमीटर। ये विस्तार किसका है? ये थार के मरुस्थल का, क्या सहारा के मरुस्थल का विस्तार है। ये अवशेष किसका है? 33 सागर का अवशेष है। अब परिभाषा क्या है इसकी? कि भूमि के अनउपजाऊपन को ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? ये अबूर विले की परिभाषा है। अब देखो कि भाई इसकी दिशा क्या है? थार के मरुस्थल की दिशा क्या है? अब देखो अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण दक्षिण पश्चिम। अब देखो भाई जो लूणी नदी है ना, अब देखो एक बार आप लूणी नदी, भाई लूणी नदी कैसे बहती है राजस्थान में? आपको ये भी अगर ये चित्र बनाना हो तो वहां पे बना लेना ढाल के पास में, एक बार देख के। अब देखो भाई ये लूणी नदी है, ये अपना क्या है? राजस्थान का मैप है। राजस्थान का मैप आपको पता, चतुष्कोणीय है। तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है? ये रहा अजमेर। अजमेर से निकलती है, नाहक पहाड़ की पहाड़ियों से, और लूणी नदी इस प्रकार से बहती है। मतलब लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कैसा है कि भाई वो निकलती तो मध्य से है, उसके बाद में देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। मतलब लूणी नदी जब निकलती है, जब तो क्या होती है? ये मिट्टी होती है। क्या होती है? मिट्टी। मतलब इसका जल कैसा होता है? एकदम स्वच्छ होता है। लेकिन जब ये बालोतरा पहुंचती है, बालोतरा में, बालोतरा क्या बन गया अभी? जिला। तो अब देखो ये बालोतरा पहुंचते ही है ना, क्या हो जाती है? खारी हो जाती है जी। ये नदी क्या हो जाती है? खारी। अब खारी किस कारण से होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 33 सागर के अवशेष। अभी हम एक एक चीज को समझेंगे कि भाई ये खारी होने का कारण क्या है। इसका कारण भी हम जानेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सी ऐसी चट्टानें पाई जाती है, कारण क्या है कि यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन से यहाँ पे जो खनिज है वो पाए जाते हैं, कौन से लवण है यहाँ पे जो इनके मिलने के बाद में ये खारी हो जाती है नदी। तो ये किस आधार पे इसका ढाल है कि भाई लूणी नदी किस प्रकार से बहती है राजस्थान में, कि भाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो थार के मरुस्थल का ढाल कैसा है कि भाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। एक बार ये सारा आप एक बार लिख लो, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई परिभाषा क्या है? भूमि के अनुपजाऊपन को ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये परिभाषा किसकी? अबूर विले की। जब भी आपके एग्जाम के अंदर आप चाहे कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके? अगर आप सोचते हो कि सर ये 33 सागर सारा मरुस्थल, ये नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों। अगर ये यहाँ तो इसकी लंबाई पूछेगा, या चौड़ाई, या इसका ढाल पूछेगा, या इसकी दिशा पूछेगा। अगर हम बात करें कि भाई इससे अच्छा अगर थार के मरुस्थल से कोई क्वेश्चन बनाना चाहे, ये जो अभी तक हमने लिख रहा है, या आरएस के लेवल में जब आपसे पूछा जाता है कि भाई 2 मार्कर 2 नंबर की कोई चीज पूछ ली जाए आपसे कि भाई आप तो मरुस्थलीकरण की परिभाषा क्या है? भाई अगर आप मानो कि भाई जो रेत होती है ना, मिट्टी, वो अनउपजाऊ हो जाती है, उसके बाद में उस अनउपजाऊपन को ही क्या कहते हैं?
उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दी थी? अबुर विलेन। अबुर विलेन। अब देखो, आपको ये परिभाषा दे दी क्या? भूमि के अनुपजाऊपन को ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? उसमें 4-5 वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया और अबुर विले का नाम दे दिया। तो आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। एक बार ये लिखो 1 सेकेंड में, या इसको वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम बात करेंगे कि भाई राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ही खारी पानी की झीलें क्यों पाई जाती है, और क्या कारण है कि भाई थार का जो मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष कैसे है? क्या प्रमाण है कि भाई जो थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है? ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। हम अपने दिमाग में पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन पैदा करेंगे कि भाई आखिर में हमारे दिमाग में हम किस चीज का आंसर जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे तो हमें सारी चीजें ऑटोमेटिक याद होती चलेगी। फिर इसमें आपको ऐसा रटने जैसा या आपको बार बार किसी चीज को पढ़ने जैसा कुछ, आपके अंदर जिज्ञासा क्या है, आप किस चीज को अपने किस वे में याद करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। साथियों देखो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर सेशन पसंद आता है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बता देना। ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही है ना भाई? अगर आपको कुछ भी ऐसे कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि सर इस तरीके से समझाओ आप, या ये करो। हम सारी चीज आपके लिए करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने कुछ भी हमारे से पूछा, उसका आंसर हम आपको 100% देंगे। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी, आपको हर एक चीज का आंसर देने का प्रयास करेगी, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। क्योंकि हमने जो ये फ्री एजुकेशन का जो बीड़ा उठाया है, हम चाहते हैं कि भाई ये सारे लोग बहुत सारी फीस वसूल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैं आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे हमेशा पढ़ाता रहूंगा भाई। जब तक मैं हूं, जब तक आपके लिए हमेशा सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। अब देखो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें किस प्रकार से सपोर्ट करते हो। या तो आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम और बहुत जल्दी हमारी रीच बनाएंगे लोगों तक। आप हमारे चैनल को लोगों तक भेजोगे कि नहीं सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, या हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब या बेरोजगार जो भी है, या जो अपने लिए कुछ अपने जो सपने पाल रखे हैं जिन्होंने, वो अपने सपने के लिए डेडिकेशन के साथ में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में हूँ या मैं कैसा भी हूँ, चाहे आज में, कल मेरी बहुत ज्यादा तबियत खराब थी तो कल क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आज मैं सुबह उठा तो मेरे को लगा नहीं भाई, बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि सर की क्लास आएगी बहुत। तो मैं अपने काम के प्रति जितना ईमानदार रहूंगा, आपसे भी वही निवेदन है कि भाई अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, तो हमारा इससे मोटिवेशन अप होगा। बस आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है आपका। चलो लिख लिया होगा अब तो। ये सारी चीजें देखो, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी। दिमाग में आपके थार का मरुस्थल आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि थार का मरुस्थल कैसे कहते किसे हैं? तो आपको जब दिमाग में आएगा अच्छा थार का मरुस्थल किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भूमि के अनुपजाऊपन को ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी थी? तो एक अबुर विले नाम का व्यक्ति था, उसने दी थी। अगर हम बात करें कि ये अवशेष किसका है, तो ये 33 सागर का अवशेष है। ये विस्तार किसका है? ये सारा मरुस्थल का विस्तार है। इसकी लंबाई कितनी है? कि भाई इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है इसकी? 300 किलोमीटर, और ढाल है 200 से 250 मीटर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे कि थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष कैसे है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो आपको चीजें ज्यादा याद होगी। सॉरी। देखो, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल 33 सागर का, 33 सागर का अवशेष कैसे है?
है। अब देखो प्रमाण क्या है कि भाई थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष कैसे। देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे खारी झीलें पाई जाती है पूरे राजस्थान में, और खारी झीलें कहीं नहीं पाई जाती। कहाँ पे पाई जाती है राजस्थान में खारी झीलें? पश्चिम में पाई जाती है। और क्या पाया जाता है कि भाई यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। जैसे क्या निकलता है थार के मरुस्थल से? गैस, कोयला, तेल, ये सब कहाँ से निकलती है? ये निकलते हैं थार के मरुस्थल से। और क्या है कि जैसलमेर के कुलदरा गांव में, जैसलमेर का कुलदरा गांव सुना है, वहां पे क्या मिले? मछली के कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? मछली के कंकाल मिले हैं। और कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं वहां पर? वहां पे थार के मरुस्थल में जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो पाई जाती है। कहां पर? थार के मरुस्थल के अंदर। तो ये सारी चीजें किस चीज का अवशेष है? यह है थार के मरुस्थल का अवशेष है। अब देखो तो हम इसका आंसर जानने का प्रयास करें तो देखो खारी झीलों, खारी झीलों का मिलना, खारी झीलों का मिलना, और देखो जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन, ईंधन का मिलना। जीवाश्म ईंधन में को क्या क्या आता है? देखो तेल, गैस, कोयला, कोयला, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये पश्चिमी राजस्थान में ही मिलते हैं। अब आपको कहीं पे पूर्वी राजस्थान में मिला है कि भी तेल मिली है, गैस मिली, कोयला? कहीं नहीं मिलता है। ये सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में ही मिलता है। अब देखो और हम बात करें कि भाई जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के कुलधरा, कुलधरा गांव में, गांव में मछलियों, मछलियों के कंकाल, कंकाल का मिलना, कंकाल का मिलना, कंकाल का मिलना। कि भाई अब 33 सागर कहाँ गया? अब देखो कि भाई जब नदियां होती ना, नदियां जब गिरती है किसमें? सागरों में। 33 मतलब 33 सागर या किसी भी सागरों में अगर जब नदियां गिरती है तो वो नदियां क्या गिरती है? तो वहां पर क्या करती है? अवसादों का जमाव करती रहती है। क्या करती है? अवसादों का जमाव करती रहती है। तो अवसादों के जमाव से जितनी भी मछलियां होती है ना, मछलियां, क्या भाई मछलियां है और ऊपर से अवसाद आता, धड़ाधड़ धड़ाधड़ अवसाद ऊपर गिर रहे हैं। तो जब अवसाद ऊपर गिरते हैं तो मछलियां क्या होती है? नीचे दब जाती है। और जब बार बार एक ही जगह पर बहुत सारे कण मिट्टी के गिरते रहते हैं तो वहां पर क्या होता रहता है? वो तल है जो जमीन से ऊपर उठता रहता है। क्या रहता है? ऊपर उठता रहता है। जब तल ऊपर उठता रहता है तो सागर क्या रहता है? पीछे खिसकता जाता है। माना कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अब देखो अब यहाँ पर नदी आके गिर रही है, यहाँ से नदी आई, यहाँ से नदी आई, यहाँ से आई। ये नदियां क्या करती है? समुद्र में गिरती है तो अपने साथ में ये छोटे 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 क्या लेके जाती है? कण भी लेके जाती है। क्या लेके जाती है? कण भी लेके जाती है। और ये कण क्या करते हैं? फिर ये धीरे 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 यहाँ पे अवसादों के रूप में क्या होते रहते हैं? जमा होते रहते हैं। और ये इस तल को क्या करते रहते हैं? ऊपर करते रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं ऊपर। फिर ऐसे ऐसे ऊपर करते रहते हैं, तल ऊपर आता गया। और ये था जो सागर था 33 सागर, ये क्या होता गया? पीछे होता रहा। अगर एक चीज लिखो इसको जल्दी से, समझ में आया? ये बिल्कुल जल्दी लिखो। अब देखो एक सेडिमेंट्री रॉक्स भी नहीं लिखा ना अपन ने, एक और इसमें लिख लो अवसादी चट्टानों का मिलना। अवसादी, अवसादी चट्टानों का मिलना। अवसादी चट्टानें कैसे बनती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई
जो पार्टिकल होते हैं, जो नदियां अवसादों के द्वारा लेकर आती रहती है, वो जमते रहते हैं, तो किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से अवसादी चट्टानें बनती है। लिखो एक बार जल्दी से इसको। सॉरी। लिख लो जल्दी से। सॉरी। लिख लिया? बहुत खतरनाक जुकाम लगे कि है साथियों। लिख लिया? अब देखो ये चीज समझ में आ गई कि भाई थार के मरुस्थल 33 सागर का अवशेष कैसे है? क्या परमाण परमाण है? क्या परमाण? क्या है परमाण? अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे किसमें, आरएस मेंस में, तो आपको क्या बताना है कि भाई खारे जिलों का मिलना, जीवाश्म ईंधन का मिलना, जैसे यहाँ पर क्या मिलता है? तेल, गैस, कोयला। जैसलमेर के कुंदरा गांव में किसके कंकाल मिले? मछलियों के कंकाल मिले। और क्या मिला है यहाँ पे? औषधि चट्टाने। औषधि चट्टाने कहाँ मिलती है? ये वहीं पे मिलती है जहां पर पहले कोई सागर रहा हो या समुद्र रहा हो। अब देखो क्या भाई पश्चिमी राजस्थान में ही खारी झीलें क्यों पाई जाती है? भाई पूरे राजस्थान में एक भी खारी झील का नाम बता दो। पूरे राजस्थान में खारी झीलें है नहीं, पश्चिमी राजस्थान में ही क्या कारण है कि खारी झीलें है? और हम बात करें कि नदियां क्यों खारी हो जाती है, मृदा क्यों अम्लीय हो जाती है, इसका कभी आपने आंसर जानने का प्रयास करा है? देखो क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में ही खारी झीलें में ही खारी झीलें क्यों पाई जाती, क्यों पाई जाती है? अब इसका कारण क्या है? देखो, और खारी झीलें क्यों पाई जाती है, नदियां क्यों खारी हो जाती है, और देखो नदियां, ये सारा क्वेश्चन आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। नदियां क्यों खारी हो जाती है, या मृदा मृदा लवणीय लवणीय क्यों होती है? क्यों होती है? इन सभी का एक ही आंसर है कि यहाँ पे माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है। जब माइकासिस्ट
चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें देखो पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, ब्रोमीन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं जो कैसाकर्षण विधि के द्वारा, भाई जब कैसाकर्षण विधि अभी मैं समझाऊंगा आपको, कैसाकर्षण विधि के द्वारा ये क्या आ जाते हैं, उसकी सतह के ऊपर आ जाते हैं, और सतह के ऊपर आने के बाद में ये किस में बदल जाते हैं, ये सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। इस कारण क्या होती है, ये मृदा लवणीय हो जाती है। अब देखो कैसाकर्षण विधि कैसे, देखो ये देखो, ये हो गया, ये मान ला कि ये मृदा है, ये माना कि ये थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। अब देखो कि भाई इसके अंदर जब यहां पर क्या हुई, बारिश, ये तो हमने पहले बादल बना दिए कि भाई ये बारिश के बादल। अब इसके अंदर क्या है, देखो नीचे ये चट्टाने हैं, ठीक है, ये क्या है, ये अवसादी रॉक्स है, ये अवसादी रॉक्स है, क्या है, ये अवसादी रॉक्स अंदर। अब देखो ये मिट्टी, इसके अंदर कौन से तत्व है, देखो देखो इसके अंदर देखो पोटेशियम, 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 कैल्शियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन, मैग्नीज, मैग्नीज, ये इसके अंदर क्या है, तत्व है, मतलब खनिज है इसके अंदर। आपको पता है कि सारे खनिज कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के अंदर। ये खनिज है जो क्या होती है, जब बारिश होती है ना, माना कि ये बारिश हुई, देखो ये ऊपर बारिश हुई, अब जब बारिश होती है ना, तो ये कैसाकर्षण विधि द्वारा, किसके द्वारा, कैसाकर्षण विधि द्वारा ये क्या होता है, ये ऊपर आ जाते हैं। देखो जब बारिश हुई, जब बारिश होती है तो औषधि चट्टानों के अंदर ये पानी गया, भैया पानी गया, तो पानी जाने के बाद में जो ये अंदर जो पोटेशियम वगैरह, ये जितने कैल्शियम ब्रोमीन थे ना, ये तत्व क्या हुआ, ये ऊपर आए, क्या हुआ है, ये ऊपर आए। ये जब ऊपर आए तो किस में बदल गए, ये बदल गए सोडियम क्लोराइड में। किस में बदल गए, सोडियम, सोडियम क्लोराइड में। जब ये सोडियम क्लोराइड में मिल गए, और उसके बाद में यहाँ पर अगर नदी आती है या कोई भी झील पाई जाती है, तो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो खारी हो जाती। अब आपके ये चीज मुझे पता है कि आपके माथे के ऊपर से गई होगी, क्योंकि आपने ये पढ़ा तो होगा नहीं, अगर पढ़ा होता तो आपके माथे के ऊपर से नहीं जाती। तो मैं इसको आपको बिल्कुल देसी तरीके से बताता हूँ। हमारे घर में क्या पहले के जमाने में ये क्या होते थे, दीपक, या नहीं देखे हैं आपने दीपक, तो अभी आप जब दिवाली आएगी तब ये दीपक देख लेना। अब इस दीपक के ऊपर क्या है, ये बाती है, क्या है, तो आपने दीपक तो देखा होगा ना, ये दीपक है। अब देखो ये बाती कब तक जलती है, भाई ये बात बताओ, ये बाती कब तक जलती रहती है, कि जब तक इसके अंदर क्या है, तेल है, तेल, और ये क्या है, बाती। अब देखो ये बाती तो ऊपर ही रहती है ना, कभी ऐसा तो है नहीं कि ये बाती इसके अंदर तेल लेने जाती है, तो ये बस इसके अंदर डूबी रहती है, तेल ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ता रहता है। ये कौन सी विधि है, यही तो विधि है कैसाकर्षण विधि। कौन सी विधि है ये, कैसाकर्षण विधि, कैसाकर्षण विधि। आया समझ में कि भाई दीपक कैसे जलता है, ये क्या है, दीपक, या हम पहले लालटेन जलाते थे, ये सारा का सारा काम कैसा है, कैसाकर्षण की विधि की वजह से है। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई पश्चिमी राजस्थान में खारी झीलें क्यों पाई जाती है, नदियां खारी क्यों हो जाती है, या मृदा लवणीय कैसे हो जाती है। समझ में आया आपको कि मृदा के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं कौन से अवसादी चट्टान है, ये माना कि मतलब अवसादी चट्टान मतलब पूरे थार के मरुस्थल के अंदर, अंदर अवसादी चट्टान नहीं है ना, तो अंदर पानी गया, बारिश हुई तो पानी गया, तो नीचे जितने भी जो तत्व थे वो कैसाकर्षण विधि के द्वारा क्या होते हैं, ये ऊपर आ गया, और ऊपर आ गया, ऊपर आते ही किस में बदल गए, ये सोडियम क्लोराइड में बदल गए। ये आ गया समझ में, ये बादल, ये एक बार ये बना लो, फिर इसको अपन लिख लेते हैं। ये कैसाकर्षण विधि की वजह से अच्छे से सारी चीजें आपको साथियों समझ में आ रही होगी। जल्दी से लिख लो, इसको बना लो। इसके बाद में ये ऊपर का मिटाना नहीं, एक बार ये चित्र बना लो, फिर इसके नीचे आप पूरा का पूरा वो बना लेंगे अपन, क्या लिख लेंगे इसकी, वो अवसादी चट्टान, लिख लो अवसादी चट्टान, बनाओ जल्दी से।
आशा करता हूँ साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है साथियों, कोई इसके लिए एक रुपया भी चार्ज नहीं लग रहा है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, क्योंकि आगे आपकी कोई भी अपडेट इससे मिस नहीं होने वाली है। और क्लास को पूरा जरूर देखें साथियों, मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपको ज्यादा फास्ट देखना है तो आप 2x की स्पीड कर लो भाई, 2 की स्पीड से भी तो देख सकते हो आप, तो उसके आधार पर आप देख लो। लिखो इसको जल्दी से, ऐसे कैसे आपको बनाना है। इसके बाद में या आपको बारिश करवानी है भाई, खारी झीलें क्यों होती है, नदियां खारी क्यों होती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ऊपर आ जाता है। और सोडियम क्लोराइड जब ऊपर आता है तो उसके अंदर पानी के अंदर मिलकर उसको क्या कर देता है, उसमें लवणीयता प्रदान कर देता है, जिस वजह से ये क्या हो जाती है, ये खारी हो जाती है। तो ये आपको सारी चीजों का क्या मिल रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं। एक बार जल्दी से इसको बना लिया होगा अब तो, फिर अपन इसको अपनी भाषा में लिख लेते हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया, अब देखो इसका एक लाइन में आंसर क्या है, देखो माइका, माइका सिस्ट चट्टानों, चट्टानों का प्राप्त होना, जिसमें जिसमें देखो पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम में के आधा ही आता ना साथियों, कैल्शियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज पाए जाते हैं, जो कैसाकर्षण विधि द्वारा, जो कैसाकर्षण विधि, कैसाकर्षण विधि द्वारा सतह पर, सतह पर, सतह पर आने के बाद, आने के बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। लिख लो, ये आपको इसका आंसर मिल गया। देखो पश्चिम राजस्थान में ही खारी झीलें क्यों पाई जाती है, या नदियां खारी क्यों हो जाती है, या मृदा लवणीय क्यों हो जाती है, इसका आंसर आपको आज की क्लास में मिल गया साथियों। देखो यहाँ पर क्या पाई जाती है, माइका सिस्ट चट्टानों का
प्राप्त होना, जिसमें देखो पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, मैग्नीज पाए जाते हैं, जो कैंसरकर्षण विधि के द्वारा सतह पर आने के बाद किसमें बदल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। इस कारण से क्या हो जाती है, झीलें, नदियां, मृदा, ये सारी क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। लिख लो इसको जल्दी से। और हमने कैंसरकर्षण विधि पढ़ ली, जल्दी से इसको लिखो नीचे। सारी चीजें अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी से लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को क्या साथियों, जुकाम बहुत खतरनाक लगती है। वो क्या डस्ट की वजह से भी लग जाती है जुकाम, तो उसकी वजह से क्या मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जुकाम लगती है तो फिर क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि फिर वो जो फीलिंग आती है क्लास की वो आ नहीं पाती है अच्छे से। जो मैं जैसा मैं पढ़ाना चाहूँ फिर वो पूरा मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो फिर जो पढ़ने वाला वो निराश। भाई मैं आपको अगर मोटिवेट नहीं कर पाऊँ तो फिर मतलब क्या है। लिख लिया आपने? समझ में आ गया कि भाई पश्चिमी राजस्थान में ही खारी झीलें क्यों पाई जाती है, नदियां खारी क्यों हो जाती है, मृदा लवणीय क्यों हो जाती है, सारा समझ में आ गया आपको। क्योंकि यहाँ पे माइकासिस चट्टानों का क्या होना, प्राप्त होना, यहाँ पर पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, मैग्नीज ये तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसरकर्षण विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं ये, सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। अब देखो हम बात करेंगे कि थार का मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, तो यह भी हमें पता चलना चाहिए ना कि थार के मरुस्थल का निर्माण किस वजह से हुआ, या इसकी कौन से काल में हुआ, फिर ये कैसे कैसे राजस्थान में इसका विस्तार हुआ। भाई राजस्थान में ये कैसे पहुंचा थार का मरुस्थल, क्या पहले से राजस्थान में थार का मरुस्थल था क्या, ये सारी चीजें हम अभी आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखो कि अब बात करेंगे कि थार के मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। देखो निर्माण किसका, थार के मरुस्थल का निर्माण। निर्माण, अब ये निर्माण कौन से काल में हुआ है थार के मरुस्थल का, तो टर्शरी व अरे टर्सरी कैसे लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको। सही है, टर्सरी व प्लाटोसीन, प्लाटोसीन काल में। देखो थार के मरुस्थल का निर्माण किसमें हुआ, टर्सरी व प्लास्टिटोसिन काल में हुआ था इसका निर्माण। ये विस्तार किसका, ये सारा मरुस्थल का विस्तार है। देखो विस्तार, राइटिंग नहीं आ रही है, विस्तार। देखो ये विस्तार किसका है, ये थार के मरुस्थल का विस्तार है। थार सहारा मरुस्थल का विस्तार है, किसका है, सहारा मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल। अब देखो ये आ गया उत्तरी अमेरिका, क्या आ गया ये, उत्तरी अमेरिका। ये आ गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है।
ये देखो, ये अपना इंडिया आ गया। देखो थोड़ा इंडिया को ढंग से बना लेते हैं। ये इंडिया आ गया। अब देखो, ये आ गए अरब देश। देखो ये आ गया अरब देश। अब देखो, ये आ गया कौन सा, अफ्रीका। अफ्रीका। और ये अपना एशिया आ गया। अब देखो, जो एशिया में जो अपने अरब देश है ना साथियों, अरब देश, अरब देश के अंदर ये क्या फैला हुआ है, सारा का मरुस्थल फैला हुआ है। किसमें, अरब देशों में। तो इस अरब देशों में सारे के मरुस्थल को क्या कहते हैं, देखो, अरब देश। अरब देश, अरब देश में सारे के मरुस्थल को कहते हैं कबीर, कबीर का मरुस्थल। क्या कहते हैं, कबीर का मरुस्थल। और ये कितने भागों में फैला हुआ है कबीर का मरुस्थल, ये दो भागों में फैला हुआ है। दूत है कबीर और एक और है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अरब देशों में से क्या कहते हैं, कबीर का मरुस्थल। अब क्या हुआ कि भाई जब यहाँ पर जो पश्चिमी जो पवनें चलती थी ना, उन पवनों के माध्यम से देखो इसका विस्तार कहां पर होने लगा, राजस्थान। आप तो बोलोगे सर समुद्र था, तो समुद्र से पहले जब पूरा हम जब हम वेगनर थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम, तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तब इसका क्या हुआ, ये विस्तार आगे मिट्टी का, मतलब इस प्रकार से हवाओं के माध्यम से ये मिट्टी कहाँ चलने जाने लगी, सारा मरुस्थल की, ये अपने राजस्थान तक पहुंचने लग गई। कहां तक पहुंचने लग गई, राजस्थान तक। अब देखो राजस्थान और राजस्थान के और पड़ोसी जैसे गुजरात हो गया, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा थोड़ा मरुस्थल का प्रभाव है। अब देखो कि भाई पाकिस्तान भी तो आ गया ना बीच में अपना, भाई पाकिस्तान भी आ गया। तो पाकिस्तान के अंदर खार के मरुस्थल को क्या कहते हैं, चेलिस्तान का मरुस्थल। क्या कहते हैं, तो इनको अपने नाम से प्रॉब्लम थी ना, तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा, चेलिस्तान। क्या रखा, यहाँ पे लिख लेना आप, चेलिस्तान। पाकिस्तान में क्या रखा, चेलिस्तान। और अरब देश में क्या कहते हैं इसको, कबीर का मरुस्थल। और राजस्थान में तो आपको पता है थार का मरुस्थल, ये पश्चिमी मरुस्थल, ये हो गया। अब देखो लिख लो, ये तो आपको ऐसे कैसे मैप बना के ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये सारा का मरुस्थल का विस्तार कैसे हुआ कि भाई जो पवने थी, जो पश्चिम की ओर से पवने जो चलती थी, वो कहां पर लेकर आई इसको, उड़ा उड़ा कर ये राजस्थान में इसको फैलाया। ये है था, इस वजह से ये सारा का मरुस्थल का क्या है, भाग है। तो अब देख लो इसको, पाकिस्तान, अरब देशों में तो क्या कहते हैं, कबीर का मरुस्थल। पाकिस्तान में, पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान में चेलिस्तान। क्या कहते हैं, चेलिस्तान। अब देखो कि भाई थार के जो मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, अपने भारत में। देखो थार के मरुस्थल का भारत में कितना परसेंट है, लगभग पूरा का पूरा 85% हमारे पास में है। और 15% किसके पास में, पाकिस्तान के पास में है। अब देखो कि भाई हर कोई किसी की हिम्मत में तो वो नहीं होती है कि भाई जो रेत अपने हिस्से में ले, रेत कौन ले भाई, अगर बंजर भूमि को अपने हिस्से में कौन लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है। तो हमारा जो बेटा है पाकिस्तान, इसने कितने परसेंट लिया, मात्र 15% ही भाग रेत का अपने पास में लिया। और उसका भी इसने नामकरण करके क्या कर दिया, चेलिस्तान। मतलब इसकी जिंदगी में ये दूसरों के चेला ही बनता फिरेगा, तभी इसने इतना लिया। देखिए आपने, ये जल्दी से ऐसे ही बना लो कि भाई थार के मरुस्थल का निर्माण कौन से काल में, टर्सरी या प्लास्टोसिन काल में हुआ है। विस्तार किसका, सारा के मरुस्थल का। सारा का मरुस्थल कहां पर है, ये अरब देशों में यहाँ पे फैला हुआ है। तो अरब देशों से ही ये क्या निकल कर आया है, अपने भारत में निकल कर आया। और अरब देशों में से क्या कहते हैं, कबीर का मरुस्थल। लिख लिया, लिखो जल्दी से। और पाकिस्तान में इसका कितना प्रतिशत भाग है, 15% भाग है। और 85% कहां पर है, 85% है ये भारत में। इसके बाद में हम ये भी देख, एक बार ये लिख लिया। अब देखो इसके बाद में देखेंगे कि भाई ये भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है। देखो देखो अब
पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितना परसेंट है? 15% है इसका हिस्सा। इसे क्या कहते हैं? चेलिस्तान। चेलिस्तान कहते हैं। वही भारत की बात करें तो भारत में इसका हिस्सा कितना प्रतिशत है? भारत में है इसका हिस्सा 85%। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? देखो, भारत में अकेले राजस्थान के लोगों में सबसे ज्यादा रेत पचाने की क्या होती है? क्षमता 11% है। कितना है? 61.11% भाग कहां पर है थार का मरुस्थल का? वो राजस्थान में। उसके बाद में देखो, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। बाकी जो शेष बचा भाग है वो इन तीनों में कंबाइंड रूप से है। बाकी बच्चा शेष भाग लिखो जल्दी से। क्या भाई पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भाग है? क्या भाई 15% भाग पाकिस्तान में थार के मरुस्थल का। इसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चेलिस्तान नाम से जाना जाता है। भारत में कितने प्रतिशत भाग है इसका? 85% भाग भारत में है। और राजस्थान में 61.11% कितना भाग है ये राजस्थान में। गुजरात, पंजाब, हरियाणा में बचा शेष भाग है किसका? थार के मरुस्थल के। लिखो जल्दी से इनको। लिख लिया? लिखो जल्दी से। अब देखो, अब हम बात करेंगे थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। क्या थार के मरुस्थल की विशेषता क्या क्या है उनको समझेंगे। देखो, थार के मरुस्थल की हम अगर विशेषता की बात करें तो थार का मरुस्थल पूरे विश्व में, किसमें? पूरे विश्व में क्या है? सर्वाधिक आबादी वाला है। क्या है? सर्वाधिक आबादी पूरे विश्व में कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पर? थार के मरुस्थल में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। यहाँ पर और क्या पाया जाता है? यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता कैसे है कि भाई सर्वाधिक जैव विविधता के यहाँ पे क्या पाया जाता है? माचिया सफारी पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माचिया सफारी पार्क। और क्या है यहाँ पर? कि यहाँ पर गजनेर अभ्यारण्य ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं थार के मरुस्थल में। और क्या बात करें कि भाई एशिया के अंदर, एशिया में अगर हम बात करें कि भाई न्यून वायुदाब का केंद्र कहां बनता है? वो बनता है थार के मरुस्थल में। मतलब एशिया के अंदर हम न्यून वायुदाब केंद्र की बात करें कि एशिया में कहां पर? न्यून वायुदाब कैसे? कि जो भाई पवने चलती है दक्षिण पश्चिमी या जितनी भी जो बारिश के लिए आकर्षित करती है किनको? भाई देखो, जो हवा है वो किस तरफ चलती है? कि भाई वो हाई प्रेशर से, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। कहां चलती है? निम्न वायुदाब की ओर। मतलब जहां पर क्या बन रहा है? निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है। वो कहां पर बनता है निम्न वायुदाब का केंद्र? जैसलमेर में। अब देखो, तो ये निम्न वायुदाब का केंद्र बनता कैसे? हवाएं कैसे उनको आकर्षित करती है? अब देखो, माना कि ये अपने भारत का मानचित्र है। देखो, ये अब मैंने छोटा सा ऐसे समझने के लिए इसको बना लिया। अब देखो कि भाई यहाँ पर क्या बन रहा है? उच्च वायुदाब का केंद्र अरब सागर में बनता है।
और क्या बनता है बंगाल की खाड़ी में। अब अगर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर उच्च वायु दाब का केंद्र बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है जैसलमेर में निम्न वायु दाब का केंद्र बन रहा है। तो आप देखो, तो यहाँ पर हवाएं वायु क्या हो रही है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और हाई प्रेशर कहाँ पर है, समुद्र के अंदर। तो वायु को ये कहाँ पर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, इस यहां से भी। तो ये इधर खींचेगा, तो पूरे भारत में क्या होती है, इसकी वजह से बारिश होती है। और देखो एशिया की बात करें तो एशिया में दो ही जगह निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। एक तो बनता है अपने जैसलमेर में, और एक क्या बनता है, एक बनता है तिब्बत के पठार में। क्या बनता है, तिब्बत के पठार में दो जगह ही निम्न वायुदाब का क्या बनता है, केंद्र बनता है। इसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। और क्या मिलता है कि अगर हम बात करें कि थार के मरुस्थल में एक गैस मिलती है, रेडोन गैस। क्या मिलती है, रेडोन गैस। रेडोन गैस, ये रेडोन गैस क्या करती है, ये नमी को सोखती है। नमी कैसे सोखती है कि अगर आपने कोई फूड पैकेट देखे होंगे, या कोई भी जितने भी कोई ऐसी चीज जिसमें नमी नहीं आ जाए, मतलब वो खराब नहीं हो जाए, तो उसमें कौन सी गैस की वो छोटी छोटी पूड़ियां देखते हो ना आप, किसी को पकाने के लिए, किसको अगर किसी चीज को, तो वो क्या होती है, उसके अंदर वो रेडोन गैस होती है। क्या होती है, रेडोन गैस। और रेडोन गैस का उत्सर्जन कौन करता है, थार का मरुस्थल करता है। तो ये क्या करती है, किसको प्रभाव आकर्षित करती है, ये बारिश को आकर्षित करती है। मतलब ये क्या है, बारिश करने के सहायक है। क्या है, ये बारिश करने के लिए ये सहायक है। तो ये हमने किसकी विशेषता पढ़ ली, ये हमने पढ़ी थार के मरुस्थल की विशेषता। अब हम इसके बाद में हम कल की क्लास में क्या करेंगे साथियों, कल की क्लास में हम देखेंगे कि भाई इनको अच्छे से पहले थार के जो भी जितनी भी विशेषता है इनको लिखेंगे। इसके बाद में हम इस आगे की जो प्रोसेस है हमारी, वो थार के मरुस्थल में वो हम पढ़ेंगे। अब देखो कि भाई थार का मरुस्थल है वो क्या है, यह हमारे सीमा पर फैला हुआ है। कौन सी सीमा पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। तो ये क्या करता है, सीमा भी बनाता है, मतलब सीमा के सहारे फैला हुआ है। क्या है, सीमा के सहारे, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे फैला हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बता दो, या आप दो चार पांच इसमें लिख ही लेते हैं, कल के लिए क्यों ही बाकी रखें। देखो लिखना स्टार्ट कर दो। थार के मरुस्थल की विशेषताएं। थार मरुस्थल की विशेषताएं। अब देखो कि थार के मरुस्थल की विशेषता क्या है, सबसे पहले सघन आबादी, आबादी वाला मरुस्थल। सघन आबादी वाला मरुस्थल। सर्वाधिक, सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता वाला मरुस्थल। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कैसा है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, देखो माचिया सफारी पार्क, लिख लो माचिया सफारी, सफारी पार्क। मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान। गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य। देखो सर्वाधिक जैव सघन आबादी वाला, और देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला,
सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल मरुस्थल रेडोन गैस का क्या होता है यहाँ पर उत्सर्जन होता है। रेडोन गैस का उत्सर्जन होता है जो बारिश में सहायक है, जो वर्षा में सहायक है। और क्या है, सीमा के सहारे फैला मरुस्थल, सीमा के सहारे। लिखो जल्दी से। इसमें क्या है, सघन आबादी वाला मतलब सर्वाधिक डेंसिटी वाला मरुस्थल है। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता है। कैसे कि यहाँ पे माचे सफारी पार्क है, यहाँ पे मुरु राष्ट्रीय उद्यान है, गजनेर अभ्यारण्य है। और क्या है कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है, मतलब जितने भी मरुस्थल है उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं पे जनसंख्या है तो वहां कहाँ पर है, ये थार के मरुस्थल में। मतलब कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है यहाँ पे, राजस्थान की 40% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, थार के मरुस्थल में। और क्या है, यहाँ पे रेडोन गैस का उत्सर्जन होता है जो वर्षा में सहायक है। और ये क्या है, सीमा के सारे फैला हुआ है। लिखो जल्दी से। ये है थार के मरुस्थल की विशेषताएं। अभी विशेषताएं क्या है, समाप्त नहीं हुई है। आज की क्लास में विशेषताओं में बस हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम और इसकी जो बाकी बची है उन विशेषताओं को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। आप क्या करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एक बार, ठीक है। धन्यवाद।